हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू इंस्टेंट बायोलॉजी बाय डॉक्टर नीलाभ। मैं फिर से आ गया हूं आपके बीच में एक बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ। आपको जानकारी है कि मैं ऑलरेडी एक सीरीज बना रहा हूं जिसमें मैं डीएनए रिपेयर सिस्टम्स के बारे में बात कर रहा हूं। और इस सीरीज के अंदर लास्ट वीडियो में हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है अबाउट डायरेक्ट रिपेयर सिस्टम। और डायरेक्ट रिपेयर सिस्टम के अंदर हमने एग्जांपल्स के फॉर्म में हमने दो मेथड्स या दो स्टडीज को देखा था। एक तो था जिसमें कि हम लोगों ने फोटो रिवर्सल के बारे में देखा था, डीएनए फोटोलाइएज एंजाइम का यूज देखा था। और इसके अलावा हमने O6 मिथाइल गुएनोसिन ट्रांसफरेज के बारे में भी हमने स्टडी किया था। ये दोनों ही मेथड जो है वो डायरेक्ट रिपेयर सिस्टम के अंदर आते हैं। आज हमें डायरेक्ट रिपेयर सिस्टम के आगे बात करनी है और आज हम देखेंगे कि इनडायरेक्ट रिपेयर सिस्टम क्या होता है। तो चलिए देखते हैं कि इनडायरेक्ट रिपेयर सिस्टम क्या होता है। और इनडायरेक्ट रिपेयर सिस्टम भी देखिए कई तरीके का होता है। और इस इनडायरेक्ट रिपेयर सिस्टम में हमें आज क्या देखना है, बेस एक्सcision रिपेयर। तो मैं आपको एक आइडिया बता देता हूं कि जो डीएनए रिपेयर सिस्टम था, डीएनए डीएनए रिपेयर सिस्टम हमने पढ़ाई करने की शुरुआत की थी। अब डीएनए रिपेयर सिस्टम को मैंने दो प्रकार से बांट दिया था, दो टाइप से। और जिसमें था, एक था डायरेक्ट और दूसरा है आपका इनडायरेक्ट। ठीक, अब इनडायरेक्ट और डायरेक्ट ये हो गया। अब डायरेक्ट रिपेयर सिस्टम के बारे में हम लोग लास्ट क्लास में बात कर चुके हैं। डायरेक्ट रिपेयर सिस्टम के बारे में हम लोगों ने लास्ट क्लास में देख लिया है। और डायरेक्ट रिपेयर सिस्टम में हम लोगों ने क्या क्या देखा था, डीएनए फोटोलाइएज के बारे में देखा था, डीएनए फोटोलाइएज के बारे में देखा था, और O6 मिथाइल गुएनोसिन ट्रांसफरेज के बारे में भी पढ़ा था। तो ये दोनों चीजें के बारे में हम लोग डायरेक्ट रिपेयर सिस्टम में पढ़ चुके हैं। आज हमें इनडायरेक्ट रिपेयर सिस्टम के बारे में बात करना है। और देखो, जैसा मैंने बताया कि इनडायरेक्ट रिपेयर सिस्टम मल्टीपल टाइप्स का है, उसमें से आज हम पहला इनडायरेक्ट रिपेयर सिस्टम देखेंगे जो कि है बेस एक्सcision रिपेयर। बेस एक्सcision रिपेयर आज हमारा इसको पढ़ने का दिन है। ठीक है, तो एक रफ आइडिया आपको बता देता हूं कि डायरेक्ट रिपेयर सिस्टम और इनडायरेक्ट रिपेयर सिस्टम में क्या अंतर है। डायरेक्ट रिपेयर सिस्टम के अंदर आपको फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड को ब्रेक करने की जरूरत नहीं पड़ती। यू डू नॉट रिक्वायर द ब्रेकिंग ऑफ द फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। और इनडायरेक्ट रिपेयर सिस्टम में क्या है, इनडायरेक्ट रिपेयर सिस्टम में आपको फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड को ब्रेक करके रिपेयर करवाना होगा। ये दोनों में मेजर अंतर है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रिपेयर सिस्टम में। तो उम्मीद करते हैं ये चीज समझ में आई होगी। तो अब शुरुआत करते हैं। बेसिक ये आपको मैंने बता दिया, एक इंट्रोडक्शन दे दिया। अब आगे बढ़ते हैं और डिस्कस करते हैं कि इनडायरेक्ट रिपेयर सिस्टम क्या होता है और इनडायरेक्ट रिपेयर सिस्टम में जो बेस एक्सcision रिपेयर है उसको क्या होता है, वो कैसे काम करता है, किस तरीके से सारी चीजें हैं। तो सबसे पहले इनडायरेक्ट रिपेयर सिस्टम की अगर हम बात करें तो जैसा मैंने अभी आपको पीछे बताया था कि इनडायरेक्ट रिपेयर सिस्टम जो होता है उसमें हमें फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड्स को ब्रेक करने की जरूरत पड़ेगी ताकि हम लीजन्स को रिपेयर कर सकें। तो वी विल हैव टू ब्रेक ये फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड को हमें ब्रेक करने की जरूरत पड़ेगी ताकि हम रिपेयर करवा सकें लीजन्स को। तो ये मैंडेटरी है, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड को ब्रेक करना ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर है किसका, इनडायरेक्ट रिपेयर सिस्टम का। ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। अगर इसकी जरूरत नहीं होती, यानी कि अगर हम इसको ब्रेक नहीं कर रहे होते, तो हम कहते हैं कि ये डायरेक्ट रिपेयर सिस्टम को फॉलो कर रहा है। लेकिन अभी क्योंकि इसको ब्रेक करना है तो इसलिए हम कहेंगे कि ये इनडायरेक्ट रिपेयर सिस्टम है। और अब अगर आपको आइडिया नहीं है कि फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड क्या होता है, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इसके पीछे के जो वीडियोस हैं, यानी कि जो डायरेक्ट रिपेयर सिस्टम के बारे में मैंने बात की थी, उसमें भी मैंने फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड के बारे में जिक्र किया है। आप जरूर उसको जाकर के देखिए। अपार्ट फ्रॉम दैट मैंने कोवेलेंट बॉन्ड का जो लेक्चर बनाया था बायोकेमिस्ट्री के अंदर, उसमें भी मैंने इसके बारे में जिक्र किया है। तो आप वहां से वो दोनों वीडियोस जाकर के चेकआउट कर सकते हैं, आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बात करते हैं। आज हम देख रहे हैं एक्सcision रिपेयर सिस्टम के बारे में। तो एक्सcision रिपेयर पहले देख लेते हैं, उसके बाद इसका जो टाइप है बेस एक्सcision रिपेयर, उसके बारे में बात करेंगे। व्हाट डू यू मीन बाय एक्सcision रिपेयर? किसी भी चीज को एक्साइज करने का मतलब क्या होता है? एक्साइज करना मतलब कट करके रिमूव कर देना। दिस इज कॉल्ड एज एक्सcision, है ना। तो एक्सcision का मतलब क्या है? एक्सcision ऑफ अ न्यूक्लियोटाइड। यहाँ पे हम किस चीज का एक्सcision करने की बात कर रहे हैं? एक्सcision करवाना चाहते हैं या काट के निकालना चाहते हैं किस चीज को? एक न्यूक्लियोटाइड को।
न्यूक्लियोटाइड को काट करके हम रिमूव करना चाहते हैं, और सेगमेंट ऑफ द पॉलीन्यूक्लियोटाइड कंटेनिंग अ डैमेज्ड साइट। अब देखिए ये बड़ा एक इंपॉर्टेंट सा पॉइंट है। इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि यहां पे हम क्या कह रहे हैं, एक्सीजन रिपेयर में एक सिंगल न्यूक्लियोटाइड को भी आप रिमूव कर सकते हैं, सिंगल न्यूक्लियोटाइड को भी रिमूव कर सकते हैं, और सेगमेंट को भी रिमूव कर सकते हैं। सेगमेंट को मतलब ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि केवल एक ही न्यूक्लियोटाइड को रिमूव किया जा सकता है या कि केवल एक ही सेगमेंट को रिमूव, दोनों को ही किया जा सकता है। डिपेंडिंग अपॉन द सर्कमस्टांसेस, जिसकी जरूरत है वो चीज की जा सकती है। तो सिंगल न्यूक्लियोटाइड को भी आप रिमूव कर सकते हैं और सेगमेंट को भी रिमूव कर सकते हैं थ्रू द एक्सीजन रिपेयर। हाँ, याद रखिएगा कि जब आप रिमूव कर रहे हैं तो उसमें डैमेज्ड साइट होगी। डैमेज साइट अगर उसके अंदर है तो चाहे आप सेगमेंट को रिमूव करिए, चाहे एक छोटे से पोर्शन या एक छोटे से न्यूक्लियोटाइड में अगर डैमेज है उसको भी रिमूव कर सकते हैं। डैमेज साइट का अगर एरिया है तो उसको रिमूव किया जा सकता है थ्रू एक्सीजन रिपेयर, चाहे आप एक सिंगल न्यूक्लियोटाइड को करिए चाहे पूरा पूरा सेगमेंट करिए। नेक्स्ट पॉइंट, फॉलोड बाय द रीसिंथेसिस ऑफ द करेक्ट न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस। अब देखिए केवल काट करके निकाल देना ही तो एक उपाय नहीं है। जब आप उसको रिमूव कर रहे हैं, एक्साइज कर रहे हैं, तो आपको नया सीक्वेंस, जो करेक्ट सीक्वेंस है, डैमेज तो आपने हटा दिया बट नया सीक्वेंस भी तो वहां पे डालना पड़ेगा। तो नया सीक्वेंस कैसे डाल सकते हैं? यहां पे देखिए लिखा फॉलोड बाय रीसिंथेसिस। क्या करिए? रीसिंथेसिस ऑफ करेक्ट न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस बाय डीएनए पॉलीमरेज। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अब देखिए क्या मतलब यहां पे कहा जा रहा है। यहां पे हम कह रहे हैं कि आपने कट करके उसको निकाल दिया बट जो करेक्ट सीक्वेंस है उसको वहां पे लगाना पड़ेगा। तो करेक्ट सीक्वेंस कैसे बनेगा? उसको बनाने के लिए डीएनए पॉलीमरेज है, तो सिंथेसाइज करा जाएगा उस करेक्ट सीक्वेंस को विद द हेल्प ऑफ डीएनए पॉलीमरेज। हमको पता भी है कि डीएनए पॉलीमरेज जो है वो डीएनए की सिंथेसिस करा सकता है, तो कोई नई बात नहीं है हमारे लिए। खराब चीज को हटाया, नई चीज को डीएनए पॉलीमरेज से या सही चीज को डीएनए पॉलीमरेज से वापस सिंथेसाइज करवा लिया। ये हमारा कॉन्सेप्ट हो गया एक्सीजन रिपेयर का। चलिए अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं, बेस एक्सीजन रिपेयर। मैं आपको बता दूं जानकारी के लिए कि एक्सीजन रिपेयर बहुत सारे तरीके का होता है, बेसिकली दो तरीके का। एक तो होता है बेस एक्सीजन रिपेयर और एक होता है न्यूक्लियोटाइड एक्सीजन रिपेयर। आज की क्लास के अंदर हम लोग बेस एक्सीजन रिपेयर के बारे में बात करने वाले हैं। न्यूक्लियोटाइड एक्सीजन रिपेयर नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। बेस एक्सीजन रिपेयर क्या होता है इसको देख लेते हैं, जल्दी से इसके बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। तो अगर मैं कहूं कि बेस एक्सीजन रिपेयर क्या है, इट इन्वॉल्व्स द रिमूवल ऑफ द डैमेज्ड नाइट्रोजनस बेस। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो इट इन्वॉल्व्स द रिमूवल मतलब आपको पता चल गया हटाना। इट इन्वॉल्व्स द रिमूवल ऑफ डैमेज्ड नाइट्रोजनस बेस। मतलब सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि डैमेज जो नाइट्रोजनस बेस है उसको आइडेंटिफाई करके उसको काट करके रिमूव कर देना। रिमूवल ऑफ द डैमेज नाइट्रोजनस बेस फ्रॉम द न्यूक्लियोटाइड। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स यहाँ पे कंफ्यूज हो जाएंगे क्योंकि उनको ये बात पता नहीं होगी कि आखिर ये न्यूक्लियोटाइड लिखा हुआ है और उसमें से न्यूक्लियोटाइड में से नाइट्रोजनस बेस कैसे रिमूव किया जाएगा। ऐसा इसलिए होगा क्योंकि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा कि न्यूक्लियोटाइड में होता क्या क्या है। तो मैं आपको समझा देता हूं कि न्यूक्लियोटाइड के अंदर अगर हम लोग देखें तो अगर मैं न्यूक्लियोटाइड की बात कर रहा हूं तो न्यूक्लियोटाइड के अंदर क्या क्या चीजें होती हैं आपको पता है। एक तो फॉस्फेट ग्रुप होता है, इसके अलावा आपका क्या होता है, शुगर होती है, और दूसरी चीज क्या होती है, नाइट्रोजनस बेस होता है। ठीक, तो ये तीनों की तीनों चीजें होती हैं, ये न्यूक्लियोटाइड के कंपोनेंट्स हैं। अगर हम लोग इसको देखें तो फॉस्फेट ग्रुप, शुगर और नाइट्रोजनस बेस। ठीक, जैसे होता है आपने देखा होगा कि शुगर बीच में होता है, शुगर के इस तरफ नाइट्रोजनस बेस लगा होता है, 5 प्राइम पोजीशन के ऊपर फॉस्फेट ग्रुप लगा हुआ होता है। ठीक, नीचे 3 प्राइम पोजीशन पे OH ग्रुप लगा हुआ होता है, 2 प्राइम पे H लगा होता है अगर डीएनए की बात मैं कर रहा हूं तो। ठीक है, तो यहां पे मैं क्या कह रहा हूं, यहां पे मेरा ये कहना है कि बाकी सारी की सारी चीजें ठीक है, बस ये जो नाइट्रोजनस बेस जो गलत अटैच्ड है, क्या कहा गया, डैमेज्ड नाइट्रोजनस बेस। यानी कि मुझे बाकी चीजों से मतलब नहीं है, फॉस्फेट और शुगर भले ही लगा रहेगा लेकिन मुझे यहां से नाइट्रोजनस बेस हटा देना है। ठीक, तो ये कहानी है यहाँ पे। तो अगर मैं इसको बनाने की कोशिश करूं, अगर एक और डायग्राम के थ्रू आपको सिखाने की कोशिश करूं यहाँ पे, तो एक रफ डायग्राम के थ्रू बताने की कोशिश कर रहा हूं। जैसे कि एक अगर मैं बोल रहा हूं कि ये एक मेरा शुगर है, ठीक है, तो यहां पे मैंने शुगर बना दिया और यहां से जुड़ा हुआ है आपका फॉस्फेट ग्रुप और यहां से जुड़ा हुआ है आपका नाइट्रोजनस बेस।
तो ये शुगर है, शुगर के साथ फॉस्फेट ग्रुप और उधर नाइट्रोजनस बेस जुड़ा रहता है। अब ये जो बॉन्ड बना हुआ है यानी कि शुगर और नाइट्रोजनस बेस के बीच में जो ये बॉन्ड है उसी को हम लोग ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बोलते हैं। ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, क्या बोलेंगे इसको? ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बोलेंगे। तो ये चीज समझ में आई कि शुगर जो है जब भी न्यूक्लियोटाइड की बात की जाएगी तो न्यूक्लियोटाइड में फॉस्फेट ग्रुप भी अटैच रहेगा और आपका जो नाइट्रोजनस बेस है वो भी अटैच रहेगा। किसके ऊपर अटैच रहेंगी ये चीजें? शुगर के भी ऊपर अटैच रहेंगी। अब डीऑक्सीराइबोज शुगर होती है डीएनए के केस में, राइबोज शुगर होती है आरएनए के केस में। तो डीऑक्सीराइबोज शुगर की तरफ में फॉस्फेट ग्रुप और आपका नाइट्रोजनस बेस अटैच है। अब अगर नाइट्रोजनस बेस डैमेज है तो यहां से हमें नाइट्रोजनस बेस को ही सिर्फ और सिर्फ रिमूव करना पड़ता है। तो नाइट्रोजनस बेस को रिमूव करने के लिए मैंने आपको बताया कि यहां पे शुगर के साथ अटैच जब नाइट्रोजनस बेस होगा तो ये किस बॉन्ड से अटैच होता है? ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड से अटैच होता है। तो सिंपल सी बात ये हो गई कि हमें किसी तरीके से ये बॉन्ड यहां से तोड़ना पड़ेगा, तब जाकर के ये जो डैमेज नाइट्रोजनस बेस है वो यहां से रिमूव आउट हो जाएगा। तो पहली बात, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड को यहां पे तोड़ना पड़ेगा। तो देखिए यहां पे क्या कह रहे हैं? क्लीवेज ऑफ द शुगर फॉस्फेट बैकबोन एट द, पहली चीज क्या हो गई? आपने डैमेज्ड नाइट्रोजनस बेस को रिमूव किया। जब एक बार डैमेज नाइट्रोजनस बेस रिमूव हो गया देन क्लीवेज ऑफ द शुगर फॉस्फेट बैकबोन एट द ए बेसिक साइट। उसके बाद क्या किया? शुगर फॉस्फेट बैकबोन को कट किया। शुगर फॉस्फेट बैकबोन का मतलब क्या हो गया? अब आपको पता है कि ये एक न्यूक्लियोटाइड है। अब ये वाला जो फॉस्फेट ग्रुप होगा हमारा, इसके ऊपर अटैक करेगा 3' OH वाला जो ग्रुप होता है, यानी कि दूसरे न्यूक्लियोटाइड का 3' OH जो होगा वो आकर के इसके ऊपर अटैक करेगा, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बन जाता है। हम फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड को क्लीव करेंगे, अभी हम आगे आपको डायग्राम के थ्रू बिल्कुल एग्जैक्टली बता दूंगा कि क्या हो रहा है यहाँ पे। तो फिर जब आपने शुगर फॉस्फेट बैकबोन को कट किया, उसके बाद शुगर फॉस्फेट बैकबोन को कट कहां पे किया? ए बेसिक साइट के ऊपर। सर ये ए बेसिक साइट का मतलब क्या हो गया? ए बेसिक साइट मतलब जहां पे नाइट्रोजनस बेस अवेलेबल नहीं है, जहां का नाइट्रोजनस बेस आप ऑलरेडी रिमूव कर चुके हैं, उसी ए बेसिक साइट के ऊपर आपने कट कर दिया ताकि शुगर फॉस्फेट बैकबोन अलग हो जाए। उसके बाद क्या किया? वापस उसको करेक्ट जो बेस है उसको अटैच कर दिया, रीसिंथेसिस करा दी और रिपेयर हो गया। समझ में आया? चलिए अब देखते हैं जरा कि डायग्राम के थ्रू अभी मैं आपको दिखा दूंगा कि ये क्या मैं कहने की कोशिश कर रहा हूं और बेहतर ढंग से समझ में आएगा। लेकिन यहां पे एक चीज और समझ लीजिए कि इस तरीके के प्रोसेस से यानी कि बेस एक्सचिजन रिपेयर से जनरली कौन कौन से लेजन्स को ठीक किया जाता है। तो हम देखें तो दिस डैमेजेस दैट आर रिपेयर्ड आर माइनर डैमेजेस, यानी कि बहुत मेजर डैमेजेस इससे रिमूव होते हो या ठीक होते हो ऐसा नहीं है। माइनर डैमेजेस इससे रिमूव होते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल एल्काइलेशन का प्रोसेस या डीएमिनेशन का प्रोसेस। दैट मीन्स अगर कोई ऐसा बेस है जिसको डीएमिनेशन हो गया है, जिसका हम लोगों ने डीएमिनेशन करवा दिया है, अमाइनो ग्रुप रिमूव हो गया है, तो उसको ठीक किया जा सकता है। या एल्काइलेट हो गया है, एल्काइलेट आपने देखा है पिछले क्लास के अंदर, जब आप मिथाइल ग्रुप अटैच कर देंगे किसी नाइट्रोजनस बेस के ऊपर तो उसको कह सकते हैं एल्काइलेशन हुआ है। तो अगर एल्काइलेशन या डीएमिनेशन जैसा कोई इश्यू हो रहा है तो इसको ठीक किया जा सकता है बेस एक्सचिजन रिपेयर की मदद से। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और डिस्कस करते हैं कि क्या पूरा का पूरा प्रोसेस है। सबसे पहले यहां पे एक एंजाइम का इस्तेमाल होता है, डीएनए ग्लाइकोसाइलेज। अब देखिए जैसा कि मैंने आपको बताया था कि एक शुगर है बीच में, इस तरीके की एक शुगर है यहां पे, ये सपोज करिए कि शुगर है, शुगर के साथ यहाँ पे फॉस्फेट लगा हुआ है और यहाँ पे आपका जुड़ा हुआ है नाइट्रोजनस बेस। अब इस बॉन्ड को अगर तोड़ना है, ये कौन सा बॉन्ड है? ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड है, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड है। अब इस ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड को रिमूव करना चाहते हैं तो आपको एक एंजाइम का इस्तेमाल करना पड़ेगा जिसको बोलते हैं डीएनए ग्लाइकोसाइलेज। अब देखिए डीएनए ग्लाइकोसाइलेज क्या करता है? इट इनिशिएट्स द रिपेयर प्रोसेस, क्योंकि ये सबसे पहला मेरा एंजाइम है जो इस प्रोसेस के अंदर इस्तेमाल हो रहा है। बेस एक्सचिजन रिपेयर के अंदर इस्तेमाल होने वाला सबसे पहला प्रोसेस कौन सा है? सबसे पहला एंजाइम कौन सा है? डीएनए ग्लाइकोसाइलेज। तो डीएनए ग्लाइकोसाइलेज इज स्टार्टिंग या इनिशिएटिंग द रिपेयर प्रोसेस। नेक्स्ट इट क्लीव्स द एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। यहां पे आपने देखा ना, दिस इज एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड इसको बोलते हैं। तो इसको ये क्लीव कर देगा, क्लीव्स द एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड,
रिमूवल ऑफ द ऑल्टर्ड बेस, इसकी वजह से क्या हो जाएगा, जो बॉन्ड इस नाइट्रोजनस बेस को पकड़ करके रखा था, इस बॉन्ड को जब आपने तोड़ा तो ये नाइट्रोजनस बेस निकल करके बाहर चला जाएगा, रिमूव हो जाएगा। यही चीज लिखा हुआ, रिमूवल ऑफ द ऑल्टर्ड बेस, जनरेशन ऑफ द ए प्यूरिनिक या ए पिरिमिडिनिक साइट। इसका क्या मतलब हुआ, अब देखिए नाइट्रोजनस बेस क्या होगा, ज्यादा ज्यादा आपको पता ही है कि नाइट्रोजनस बेस दो ही चीजें तो हो सकती हैं, या तो आपका प्यूरिन होगा या फिर आपका पिरिमिडीन होगा। प्यूरिन अगर है तो एडेनिन और गुआनिन हो गया, एडेनिन गुआनिन हो गया, और पिरिमिडीन है तो साइटोसिन थाइमिन हो गया। मैं यूरेसिल नहीं लिख रहा हूं, क्यों, क्योंकि यूरेसिल तो आरएनए के अंदर होता है, तो साइटोसिन और थाइमिन पिरिमिडीन के केस में हो गया। अब अगर चाहे तो आप चाहे जो भी नाइट्रोजनस बेस हो, चाहे वो प्यूरिन हो चाहे पिरिमिडीन हो, अगर डैमेज होगा तो डीएनए ग्लाइकोसाइलेज आकर के उसको कट करेगा। अगर उसको कट कर दिया तो होगा क्या, यहाँ पे ए प्यूरिनिक या ए पिरिमिडिनिक साइट बन जाएगी। ए का मतलब यहाँ पे क्या है, ए का मतलब एब्सेंट, दैट मीन्स ए प्यूरिनिक मतलब या तो यहाँ पे प्यूरिन एब्सेंट हो जाएगा क्योंकि नाइट्रोजनस बेस रिमूव हुआ, तो प्यूरिन या पिरिमिडिन में से कोई होगा, तो या तो ये साइट ए प्यूरिनिक होगी या तो ये साइट ए पिरिमिडिनिक होगी। ठीक, अब इसी को हम लोग एपी साइट कह देते हैं, दिस इज कॉल्ड एज एपी साइट, इसको शॉर्ट में आप एपी साइट बोलिए। तो ए प्यूरिनिक या ए पिरिमिडिनिक साइट है, इसको एपी साइट बोलेंगे। एंड देखिए डीएनए ग्लाइकोसाइलेज जो होते हैं वो भी कई सारे तरीके के होते हैं। अब डीएनए ग्लाइकोसाइलेज बेसिकली जो हम डिवाइड कर सकते हैं वो दो फॉर्म में, एक हो गया हमारा मोनोफंक्शनल डीएनए ग्लाइकोसाइलेज और एक हो गया आपका बाईफंक्शनल डीएनए ग्लाइकोसाइलेज, मोनोफंक्शनल और बाईफंक्शनल। अब देखिए मोनोफंक्शनल और बाईफंक्शनल से क्या मतलब है, मोनोफंक्शनल वाला क्या काम करता है, उसमें जाने से पहले आपको एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन से दिखाना चाहता हूं कि डीएनए ग्लाइकोसाइलेज काम किस तरीके से करता है। तो यहां पे जरा देखिए कि ये हमारा पूरा नाइट्रोजनस, ये जो है हमारा डीएनए का एक स्ट्रैंड है, आप इसमें चेकआउट कर सकते हैं। तो ये अगर आप देखें तो ये क्या है, ये हमारा फॉस्फेट ग्रुप है जिसको मैं बार बार पी से लिख रहा था, दिस इज योर फॉस्फेट ग्रुप। ये क्या है जी, ये हमारा नाइट्रोजनस बेस है, और ये क्या है जी, ये हमारी शुगर है। तो देखिए शुगर में एक तरफ आपका फॉस्फेट ग्रुप जुड़ा हुआ है, एक तरफ नाइट्रोजनस बेस जुड़ा हुआ है। फिर से देखिए यहाँ पे भी आपकी शुगर है, यहाँ पे आपका अगेन नाइट्रोजनस बेस है, यहाँ पे अगेन आपका फॉस्फेट ग्रुप है। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं ये आपकी शुगर है, ये आपका नाइट्रोजनस बेस है, अगेन आपका ये फॉस्फेट ग्रुप है। ठीक, तो इस तरीके से कुछ बात है। अब आप देख सकते हैं कि प्यूरिन है, पिरिमिडीन है, प्यूरिन है, इस तरीके से आप चेकआउट कर सकते हैं। अब एक और बात देखिए यहाँ पे कि जब आप डीएनए ग्लाइकोसाइलेज का इस्तेमाल कर रहे हैं, सपोज करिए कि आप डीएनए ग्लाइकोसाइलेज का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो डीएनए ग्लाइकोसाइलेज क्या करता है, डीएनए ग्लाइकोसाइलेज आपके नाइट्रोजनस बेस को रिमूव कर देता है। अब देखिए यहाँ पे ये हमारा ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड है, अगर मैं इसको मार्क करूं तो दिस इज योर ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। अब अगर ये ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड है मेरा, तो हम इसको अगर डीएनए ग्लाइकोसाइलेज अगर इस्तेमाल कर रहे हैं तो डीएनए ग्लाइकोसाइलेज क्या करेगा, इस बॉन्ड को यहां से ब्रेक कर देगा। अगर इस बॉन्ड को ब्रेक करेगा तो देखिए ये जो बेस था वो यहां से रिमूव आउट हो जाएगा, है ना, इसको ये रिमूव हो जाएगा। तो ये जो साइट हो जाएगी मेरी, दिस साइट इज कॉल्ड एज, क्योंकि यहां पे देखिए अब कोई भी नाइट्रोजनस बेस नहीं जुड़ा हुआ। अब अगर ये साइट को आप देखेंगे तो हम लोग क्या बोलेंगे, दिस इज कॉल्ड एज एपी साइट, एपी साइट इसको बोलेंगे। तो एपी यहां पे क्या हो जाएगा, क्योंकि यहां पे यूरेसिल का रिमूवल हुआ है, तो यूरेसिल क्या हो गया आपका, पिरिमिडीन हो गया, तो ए पिरिमिडिनिक साइट हो गया, या इसको हम लोग ए बेसिक साइट भी बोल सकते हैं, ए बेसिक साइट, ए बेसिक साइट या ए पिरिमिडिनिक साइट आप इसको कह सकते हैं। तो ये फंक्शन हो गया आपके डीएनए ग्लाइकोसाइलेज का। काम क्या कर रहा है, अगेन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड को रिमूव कर रहा है, इट विल रिमूव द ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। ये कहानी समझ में आई। अब नेक्स्ट आ जाइए, एक और देखिए प्रोसेस को जरा समझने की कोशिश करिए। यहां पर भी अगर हम लोग देखें तो ये अगर हम लोग ये देखें, ये भी एक अगेन आप इसको चेकआउट कर सकते हैं। यहां पर भी ये भी एक नाइट्रोजनस बेस है, दिस इज ऑल्सो अ नाइट्रोजनस बेस। अब इस नाइट्रोजनस बेस को अगर आप ग्लाइकोसाइलेज ऐड कर रहे हैं यहां से, तो ग्लाइकोसाइलेज अगेन ये वाला जो बॉन्ड है ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, इसको तोड़ेगा। अब ये नाइट्रोजनस बेस जो है वो यहां से रिमूव हो गया, ठीक, अब रिमूव हो गया। अब देखिए अगर एक और एंजाइम की बात करूं मैं, यहां पे एक एंजाइम और होता है जिसका नाम है लाइएज। अब लाइएज एंजाइम भी हाइड्रोलिटिक बेसिक लाइएज एंजाइम भी क्लीवेज कर सकता है, बॉन्ड्स को
तोड़ सकता है। यहाँ पे वाटर की जरूरत नहीं पड़ती लाइएज को ब्रेक करने के लिए, तो बस लाइएज जो है ये बॉन्ड को, जो रिंग है आप देख सकते हैं ना यहाँ पे रिंग जो बनी हुई है, इस रिंग को भी यहां से ब्रेक कर दिया इसने। तो दिस इज द फंक्शन ऑफ लाइएज। तो ग्लाइकोसाइलेज क्या कर रहा है बेसिकली, डीएनए ग्लाइकोसाइलेज क्या कर रहा है, आपका ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड को ब्रेक कर रहा है। ये लाइएज भी आपके बॉन्ड्स को ही ब्रेक कर रहा है, बट वो रिंग को भी जाकर के ब्रेक कर देता है। तो ये दिस इज द डिफरेंस, और ये हो गया आपका डीएनए ग्लाइकोसाइलेज के बारे में। उम्मीद है कि ये आपको समझ में आया होगा। ये जो डायग्राम है ये बेंजामिन लिविन की बुक से है, तो मैं इसको यहाँ पे लिख देता हूं रेफरेंस, आप चाहें तो स्टडी कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं और डिस्कस कर लेते हैं नेक्स्ट पोर्शन के बारे में। देखिए मैंने आपको बताया था कि जो ग्लाइकोसाइलेज डीएनए ग्लाइकोसाइलेज एंजाइम होता है ये दो तरीके का हो सकता है। एक तो ये मोनोफंक्शनल हो सकता है और एक ये बाई फंक्शनल हो सकता है। अगर मैं मोनोफंक्शनल की बात कर रहा हूं तो नाम से ही समझ में आ रहा है, मोनो का मतलब होता है वन, यानी कि इस एंजाइम के पास सिर्फ और सिर्फ एक ही फंक्शन होगा, ये सिर्फ और सिर्फ एक ही काम कर सकता है। और ये क्या काम कर रहा है, वही ग्लाइकोसाइलेज वाला काम कर रहा है। डीएनए ग्लाइकोसाइलेज वाली एक्टिविटी जो है वो यही शो कर सकता है, इसके अलावा और कोई एक्टिविटी इसके पास नहीं है। ठीक, दैट मीन्स अब अगर हम फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड को ब्रेक करने की बात करें, अभी हमने देखा था ना कि ये देखिए मैं इसको वापस लेके चलता हूं आपको, तो ये बॉन्ड कौन सा है, देखिए अगर आप देखें तो ये फॉस्फेट ग्रुप है, मैं इसको मार्क करता हूं, देखिए ये हो गया हमारा फॉस्फेट ग्रुप, और ये हो गया मेरा, ये फॉस्फेट ग्रुप हो गया, और यहां पे देखिए ये क्या है, ये 3 प्राइम OH है, 3 प्राइम OH। तो इस 3 प्राइम OH और इस फॉस्फेट ग्रुप के बीच में जो बॉन्ड बनता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड बोलते हैं। COPOC बॉन्ड बोला जाता है। क्या बोलते हैं, COPOC। कैसे, COPOC बॉन्ड। समझ में आया, फिर से देखिए ये हो गया आपका कार्बन ऑक्सीजन फॉस्फेट ऑक्सीजन कार्बन, तो COPOC बॉन्ड बोलते हैं, इसी को बोलते हैं फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। तो हम चाहते हैं, क्योंकि आपने ये बेस जो है वो रिमूव किया है यहां से, अब देखिए ये यहां से ये बेस रिमूव हो गया, तो हमें ये फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड यहां से कट करना पड़ेगा। हम चाहते हैं ये फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड कट करें, क्यों करें अभी आगे समझ में आएगा। तो इस फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड को कट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, एक और एंजाइम यूज करना पड़ेगा। डीएनए ग्लाइकोसाइलेज जो है वो फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड को नहीं कट कर सकता, वो सिर्फ और सिर्फ ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड को कट कर सकता है। अगर आप मोनोफंक्शनल डीएनए ग्लाइकोसाइलेज के ऊपर जाएंगे तो मोनोफंक्शनल डीएनए ग्लाइकोसाइलेज जो है वो सिर्फ और सिर्फ ग्लाइकोसिडिक एक्टिविटी से ही सेटिस्फाइड है, वो और उसके पास कोई भी एक्टिविटी नहीं होती। तो हम क्या करें फिर, इस बॉन्ड को कट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें आउटसोर्स करना पड़ता है, एक और एंजाइम बाहर से लाना पड़ता है, और उस एंजाइम का नाम है एपी एंडोन्यूक्लियेज। आइए वापस आते हैं इस डायग्राम के ऊपर। तो मोनोफंक्शनल डीएनए ग्लाइकोसाइलेज के बारे में हम लोग देख रहे थे। तो मोनोफंक्शनल डीएनए ग्लाइकोसाइलेज के पास क्योंकि कोई और एक्टिविटी नहीं होती है, तो हम अगर चाहते हैं कि हमें फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड को कट करें तो हमें बाहर से एंजाइम लेना पड़ेगा। तो ये एंजाइम का नाम होता है एपी एंडोन्यूक्लियेज। तो इस केस में हमें एपी एंडोन्यूक्लियेज बाहर से रिक्वायर्ड है। ठीक, और ये क्या करता है, इट क्लीव्स द डीएनए बैकबोन 5 प्राइम टू द एपी साइट। एपी साइट मतलब ए प्यूरिनिक या ए पिरिमिडिनिक साइट। अब जैसे कि फॉर एग्जांपल यहां पे मेरा जो नाइट्रोजनस बेस है, ये नाइट्रोजनस बेस जो था वो यहां से रिमूव आउट हो गया है। अगर ये नाइट्रोजनस बेस यहां से भाई तुम्हारा रिमूव हो गया है तो फिर क्या हो जाएगा, तो हमें अब जैसे कि ये 5 प्राइम एंड है और ये 3 प्राइम एंड है, तो अब हमें क्या करना होगा, जो एपी एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम यहां पे यूज होगा, इट विल क्लीव द डीएनए बैकबोन 5 प्राइम टू द एपी साइट, यानी कि यहां पे कहीं वो क्लीव कर देगा। क्यों, क्योंकि ये एपी साइट के ये जो साइट हो गई ये क्या बन गई अब, क्योंकि आपने इसका नाइट्रोजनस बेस रिमूव किया तो ये क्या बन गई, एपी साइट। अब इस एपी साइट के 5 प्राइम एंड पे आपने कट मार दिया, किससे, एपी एंडोन्यूक्लियेज से। और ये एपी एंडोन्यूक्लियेज जो है ये इस डीएनए ग्लाइकोसाइलेज के पास इसकी एक्टिविटी नहीं है। एपी एंडोन्यूक्लियेज आप बाहर से यूज कर रहे हैं, बाहर से ये एंजाइम का इस्तेमाल हो रहा है। ठीक, तो इट क्लीव्स द डीएनए बैकबोन 5 प्राइम टू द एपी साइट। ये समझ में आया होगा। नेक्स्ट आते हैं, अभी अगर आपको थोड़ी सी क्लैरिटी नहीं है तो दिक्कत बिल्कुल मत लीजिएगा, क्योंकि इसके बाद एक पूरा डायग्राम है जिसको हम इस्तेमाल करके पूरी की पूरी चीज आपको एक बार फिर से समझा देंगे, बिल्कुल क्लियर कट समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं बाई फंक्शनल डीएनए ग्लाइकोसाइलेज। अब बाई का मतलब हो गया 2,
बाई फंक्शनल डीएनए ग्लाइकोसाइलेज का मतलब हो गया इसके पास दोनों एक्टिविटी। अब आप समझ पा रहे होंगे कि ये डिस्कशन कहां जा रहा है। तो इसके पास डीएनए ग्लाइकोसाइलेज वाली एक्टिविटी भी है और इसके पास एपी लाइएज की भी एक्टिविटी है। अभी मैंने आपको ऑलरेडी लाइएज के बारे में बताया था कि लाइएज क्या होता है। तो एपी लाइएज की एक्टिविटी और डीएनए ग्लाइकोसाइलेज दोनों की एक्टिविटी होती है इसके पास। अब ये क्या करेगा, डीएनए बैकबोन को 3 प्राइम टू द एपी साइट कट करेगा। तो यहां पे क्या होगा, अगर मैं इसको इस तरीके से बना रहा हूं, ये एपी साइट यहां पे है, एपी साइट ये है और ये 5 प्राइम एंड है, ये 3 प्राइम एंड है। तो 3 प्राइम टू द एपी साइट यहां पे इसको कट किया जाएगा, यानी कि ये फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड को कट किया जाएगा 3 प्राइम पोजीशन की तरफ एपी साइट से। तो अगर ये एपी साइट है तो इसके 3 प्राइम पोजीशन पे हम इसको कट कर देंगे। और किससे कट करेंगे, इस डीएनए ग्लाइकोसाइलेज से ही, क्योंकि इस डीएनए ग्लाइकोसाइलेज के पास दूसरी एक्टिविटी भी है जिसको हम लोग एपी लाइएज एक्टिविटी बोल रहे हैं। उम्मीद है कि ये चीज समझ में आई होगी। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं और डिस्कस कर लेते हैं। अब जब आप इसको कट कर देंगे, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड तोड़ दिया जाएगा, तो फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड तोड़ने से क्या क्रिएट हो जाएगा, गैप क्रिएट हो जाएगा। जाहिर सी बात है कि अगर मैं इस तरीके का एक ऐसे करके एक स्ट्रैंड जा रहा था, यहां से बीच में इसको कट कर दूंगा तो ये क्या हो जाएगा, एक गैप क्रिएट हो जाएगा। गैप किस तरीके का क्रिएट होगा, जैसे कि ये मान लीजिए कि ये 5 प्राइम एंड है, ये 3 प्राइम एंड है, तो ये 5 प्राइम हुआ और ये 3 प्राइम OH हो गया। अगेन ये 5 प्राइम फॉस्फेट हो गया, ये 3 प्राइम OH हो गया। कुछ इस तरीके की कहानी हो गई। तो कहने का मतलब 5 प्राइम डीऑक्सी फॉस्फेट एंड अ 3 प्राइम OH इज क्रिएटेड। कैसे सर, 5 प्राइम फॉस्फेट आपका क्रिएट हो गया, 5 प्राइम डीऑक्सी राइबोस फॉस्फेट एंड 3 प्राइम OH यहां पे ये क्रिएट हो गए। ठीक, नेक्स्ट लॉन्ग पैच रिपेयर के बारे में बात कर। अब देखिए, अब हमको रिपेयर सिस्टम के ऊपर जाना है, क्योंकि आपने उस चीज को तो कट कर दिया। पहले तो आपने नाइट्रोजनस बेस जो गड़बड़ था उसको रिमूव किया और उसके नजदीक पे आपने कट मार दिया, फॉस्फोडाइस्टरेज बॉन्ड को आपने तोड़ दिया। अब किसके तरीके से तोड़ा वो सब भी चीजें आप देख चुके। अब हम चाहते हैं कि हम रिपेयर की बात करें। अब देखिए, रिपेयर जो है वो 2 तरीके से यहां पे हो सकता है। जो गैप क्रिएट हुआ, या मैंने बताया ना ऊपर कि गैप क्रिएट हो गया है, अब दिस गैप कैन बी रिपेयर्ड इन 2 वेज। 2 तरीकों से आप इस गैप को रिमूव कर सकते हैं, रिपेयर कर सकते हैं, सॉरी। कौन कौन से तरीके हैं? सबसे पहला तो ये है कि लॉन्ग पैच रिपेयर। लॉन्ग पैच रिपेयर का मतलब क्या हो गया, अगर हम लोगों को लंबा से एरिया को काट करके रिमूव करना है, नया एरिया बनाना है, तो इसको लॉन्ग पैच रिपेयर बोलते हैं। ठीक है, जैसे आपने देखी होगी कई बार सड़क में कुछ गड्ढे होते हैं तो उन्हीं गड्ढों को भर दिया जाता है, और कई बार ये गड्ढे बहुत लंबी दूरी तक रहते हैं तो वो पूरी उतने एरिया की सड़क बनाई जाती है। तो यही कुछ कॉन्सेप्ट है लॉन्ग पैच रिपेयर का। अगर गड्ढे बहुत दूर दूर तक हैं, मतलब कंटिन्यूअसली बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है स्टैंड के अंदर, तो लॉन्ग पैच रिपेयर के अंदर वो पूरा पूरा स्टैंड रिपेयर कर दिया जाएगा। और अगर कुछ लोकेटेड, कुछ एक लोकलाइज जगह पे प्रॉब्लम है तो उसको शॉर्ट पैच रिपेयर से किया जाएगा। तो अभी फिलहाल हम लोग लॉन्ग पैच रिपेयर के बारे में बात कर रहे हैं। तो लॉन्ग पैच रिपेयर में कौन कौन से एंजाइम्स या कौन कौन से प्रोटीन्स पार्टिसिपेट करते हैं इसको देखना है। सबसे पहला डीएनए पॉलीमरेज डेल्टा एंड एप्सिलॉन। आपको पता है कि डीएनए पॉलीमरेज डेल्टा और एप्सिलॉन जो होता है वो आपके मेन टाइप के जो है वो डीएनए पॉलीमरेज होते हैं, आपको पता है। तो एप्सिलॉन जो होता है आपको पता है लीडिंग स्ट्रैंड की सिंथेसिस करता है, डेल्टा आपको पता है जो है वो लैगिंग स्ट्रैंड की सिंथेसिस करता है। तो डीएनए पॉलीमरेज डेल्टा और एप्सिलॉन तो आपके स्ट्रैंड की सिंथेसिस कराने के लिए हो गए। इसके अलावा पीसीएनए रिंग और आरएफसी ये भी जरूरी होते हैं, क्योंकि ये डीएनए पॉलीमरेज को लोड वगैरह करने के भी काम आते हैं। ठीक, तो क्लैंप और लोड करने के लिए पीसीएनए रिंग और आरएफसी का यूज होता है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो 2 to 8 न्यूक्लियोटाइड्स एडेड टू द 3 प्राइम एंड। अब इसका मतलब क्या हो गया, यहां पे क्या है, यहां पे लगभग आप 2 से 8 न्यूक्लियोटाइड्स को ऐड करते हैं। यानी कि यहां पे सिर्फ एक न्यूक्लियोटाइड को रिमूव नहीं करना होता। यहां पे जब प्रॉब्लम लंबी होती है तो 2 से 8 न्यूक्लियोटाइड को ऐड किया जाता है, करेक्ट न्यूक्लियोटाइड्स को ऐड कर दिया जाता है किस एंड पे, 3 प्राइम एंड पे। जाहिर सी बात है जब भी आप एक नया स्ट्रैंड क्रिएट करेंगे तो वो 3 प्राइम एंड पे ही तो क्रिएट करेंगे, 5 प्राइम एंड पे तो क्रिएट हो नहीं सकता, क्योंकि ऑलवेज ये तो यूनिवर्सल है बायोलॉजी में कि 3 प्राइम OH पे ही सिंथेसिस की जा सकती है। तो 3 प्राइम एंड पे 2 से 8 न्यूक्लियोटाइड्स की सिंथेसिस की जाती है, साइमल्टेनियसली डिस्प्लेसिंग द 5 प्राइम डीऑक्सीराइबोज फॉस्फेट टू फॉर्म अ फ्लैप। देखिए, अब समझने की कोशिश करिए कि जैसे कि ये एक गैप क्रिएट हो गया है, ठीक है। देखिए यहां पे ये एक गैप क्रिएट हो गया, ये इधर इसका 5 प्राइम एंड है, इधर इसका 3 प्राइम OH है, और यहां पे देखिए ये गैप का दूसरा पार्ट है, इधर 5 प्राइम OH है, इधर 3 प्राइम OH।
5 प्राइम फॉस्फेट है, 3 प्राइम OH है। अब देखिए यहां पे मैं बना करके भी आपको दिखा सकता हूं, जरा देखिए कि सपोज कुछ इस तरीके से देखिए कि यहां पे एक गैप क्रिएट हो गया है, ठीक है। तो ये आपका है जैसे कि ये 5 प्राइम एंड है और ये 3 प्राइम है और ये 5 प्राइम है और ये 3 प्राइम है। अब होगा क्या कि यहां पे नया स्ट्रैंड जो है इस तरीके से ऐड करा जाने लगेगा, यानी कि ये इस तरीके से इस डायरेक्शन में ऐड किया जाने लगेगा और जो ब्लैक वाला है ना वो ऐसे 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 उधड़ता हुआ चला जाएगा, समझ में आया। तो रेड वाला आगे बढ़ता जाएगा, ब्लैक वाला इस तरीके से उधड़ता जाएगा, जैसे कि फ्लैप होता है ना, फ्लैप ऐसे ऐसे होता है। तो पहले ये इस तरीके का था, अब धीमे से ये 3 प्राइम OH वाला आगे बढ़ना शुरू होगा। कौन बढ़ाने लगेगा इसको? डीएनए पॉलीमरेजेस आगे बढ़ाएंगे और इसको उठता जाएगा, ये निकलता जाएगा, रिमूव होता जाएगा, रिमूव होता जाएगा, रिमूव होता जाएगा, ऐसे 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 होते हुए ये पूरा यहां तक पहुंच जाएगा। अब धीमे से इसको यहां से कट कर दिया जाएगा और ये अलग हो जाएगा। ये कॉन्सेप्ट है बेसिकली आपका लॉन्ग पैच सिस्टम का। अभी दिखा देता हूं डायग्राम में भी। तो इट इज क्लीव्ड बाय फ्लैप एंडोन्यूक्लियस, जो फाइनली फ्लैप जो क्रिएट हुआ इसको काटने के लिए फ्लैप एंडोन्यूक्लियस का इस्तेमाल किया जाएगा। ये कट जाएगा यहां से और ये हमारा पूरा स्ट्रैंड बनकर रेडी हो जाएगा, ठीक। तो ये हमारा लॉन्ग पैच हो गया। याद रखिएगा नाम एंजाइम्स के डीएनए पॉलीमरेज डेल्टा एप्सिलॉन, पीसीएनए और आरएफसी का इस्तेमाल यहां पे होता है। और फाइनली फ्लैप एंडोन्यूक्लियस का इस्तेमाल होता है फ्लैप को रिमूव करने के लिए। तो फ्लैप एंडोन्यूक्लियस का इस्तेमाल लॉन्ग पैच सिस्टम में ही होगा, क्योंकि फ्लैप जो है वो लॉन्ग पैच सिस्टम में ही क्रिएट होगा, शॉर्ट में क्रिएट नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। चलिए अब देखते हैं शॉर्ट पैच रिपेयर किस तरीके से हो सकता है। तो शॉर्ट पैच रिपेयर में कंजर्व्ड रिपेयर पॉलीमरेज डीएनए पॉलीमरेज बीटा, ये क्वेश्चन बहुत बार आता है कि शॉर्ट पैच रिपेयर सिस्टम आप किस तरीके से करते हैं। तो याद रखिएगा यहां पे आप डीएनए पॉलीमरेज बीटा का इस्तेमाल करते हैं और ये कंजर्व्ड रिपेयर पॉलीमरेज एंजाइम है डीएनए पॉलीमरेज बीटा। इसकी कुछ खास बात है, क्या करता है, इंसर्ट्स अ सिंगल न्यूक्लियोटाइड, बस एक ही न्यूक्लियोटाइड की गड़बड़ होती है यहाँ पे और एक ही करेक्ट न्यूक्लियोटाइड को यहां पर ऐड कर दिया जाता है। तो इंसर्ट्स अ सिंगल न्यूक्लियोटाइड कंटेन्स एन इंट्रिंसिक 5 प्राइम डीऑक्सीराइबोज फॉस्फेट लाइएज एक्टिविटी। क्या मतलब हो गया, अभी दिखाता हूं, अभी समझा दूंगा इसको कि यहां पे क्या है, 5 प्राइम डीऑक्सीराइबोज फॉस्फेट लाइएज एक्टिविटी। लाइएज का मतलब क्या होता है, ब्रेक करना, तोड़ने वाली एक्टिविटी इसके पास होती है। डीएनए पॉलीमरेज बीटा एक नया न्यूक्लियोटाइड ऐड कर सकता है। दूसरी चीज क्या करता है, सिंगल न्यूक्लियोटाइड को ऐड कर सकता है और 5 प्राइम डीऑक्सीराइबोज फॉस्फेट लाइएज एक्टिविटी भी शो करता है। ये क्या होती है अभी मैं समझा दूंगा। नेक्स्ट, इट रिमूव्स द 5 प्राइम डीऑक्सीराइबोज फॉस्फेट। तो ये लाइएज एक्टिविटी का जो प्रोडक्ट है इसको दिखाया जा रहा है यहां पे, अभी मैं इसको समझाऊंगा क्या होता है। डीएनए लाइगेज क्या करता है, अब जैसे कि फाइनली हमारा जो नया सिंगल न्यूक्लियोटाइड है वो ऐड हो गया। अब पुराने न्यूक्लियोटाइड के साथ इसको जोड़ना भी तो पड़ेगा, तो उसको जोड़ने के लिए, ऐड करने के लिए डीएनए लाइगेज नाम का एंजाइम यहाँ पे इस्तेमाल होता है। तो डीएनए लाइगेज क्या करता है, फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड को बनाता है। दैट मींस 5 प्राइम फॉस्फेट 3 प्राइम OH को आपस में जोड़ेगा और फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड बना लेगा। जल्दी से देखते हैं अब डायग्राम और एक एक चीज समझते हैं, बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर तरीके से एक एक एंजाइम के फंक्शन को रिकॉल करते हैं और समझते हुए चलते हैं, ठीक। तो अगेन ये बेंजामिन लीन की बुक से है। सबसे पहले देखिए यहां से मेरे साथ साथ कि क्या हो रहा है। तो देखिए ये मान लीजिए कि ये हमारा एक डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है, ठीक है, दिस इज अ डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, ठीक। अब डबल स्ट्रैंडेड डीएनए में जरा यहां पे देखिए कि ये डैमेज्ड बेस है। डैमेज्ड बेस का मतलब क्या हो गया, जैसे कि मान लीजिए ये करेक्ट बेस नहीं है। सपोज करिए कि यहां पे एक इस स्ट्रैंड के ऊपर एक एडेनिन था यहां पे, तो यहां पे क्या होना चाहिए था, यहां पे थाइमीन होना चाहिए था, बट इन केस यहां पे साइटोसिन आ गया है तो डैमेज हो गया ना। तो सपोज करिए कि ये जो रेड कलर वाला है ये इसको हम लोग डैमेज्ड बेस बोल रहे हैं, तो दिस इज अ डैमेज्ड बेस, ठीक। अब जरा इसको आगे बढ़ते हैं और डिस्कस करते हैं कि नेक्स्ट यहां पे डीएनए ग्लाइकोसाइलेज नाम का एक एंजाइम आया। अब डीएनए ग्लाइकोसाइलेज एंजाइम क्या करेगा, डीएनए ग्लाइकोसाइलेज एंजाइम नाइट्रोजनस बेस को रिमूव करेगा। अगेन मैं बोल रहा हूं पूरे न्यूक्लियोटाइड को रिमूव नहीं करेगा, सिर्फ और सिर्फ नाइट्रोजनस बेस को रिमूव करेगा। तो अगर आप यहां पे देखें, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं यहां पे बनाऊं कि ये मान लीजिए कि ये एक स्ट्रैंड है और इस स्ट्रैंड के ऊपर यहां पे एडेनिन लगा हुआ है और यहां पे एक स्ट्रैंड है, इसके ऊपर साइटोसिन आ गया है और मान लीजिए कि हमें इस स्ट्रैंड को रिपेयर करना है यहाँ पे।
ठीक है, क्योंकि ये साइटोसिन सही था, मान लीजिए एडेनिन जो है वो गलत लगा हुआ है, इसको हमें रिमूव करना है। तो मेरा डीएनए ग्लाइकोसाइलेज आएगा, क्या करेगा, इस वाले एंड को यहां से कट कर देगा, यानी कि एडेनिन को यहां से रिमूव कर दिया। तो अब देखिए नाइट्रोजनस बेस जो था वो रिमूव हो गया, लेकिन अभी भी शुगर फॉस्फेट बैकबोन बनी हुई है। ये वाला जो मतलब डीएनए का जो पूरा स्ट्रैंड है, बैकबोन जो है वो अभी भी कंटिन्यूअसली बनी हुई है, बस ये जो यहां पे जो हिस्सा है वो हट चुका है। किसने हटाया, डीएनए ग्लाइकोसाइलेज ने। ठीक है, अब ये देखिए ये आपका शुगर फॉस्फेट, ये आपका शुगर है, दिख रहा है ना, ये शुगर है, इसी शुगर से नाइट्रोजनस बेस अटैच था, जिस नाइट्रोजनस बेस को अभी आपने रिमूव कर दिया। ये शुगर अभी भी वहीं पे है। शुगर का 5 प्राइम फॉस्फेट जो है वो ऑलरेडी बॉन्ड बना रहा है इस पूरे जो डीएनए स्ट्रैंड, इस जो शुगर फॉस्फेट बैकबोन में, ये जो नाइट्रोजनस ये जो आपकी शुगर है, दिस इज पार्टिसिपेटिंग विद द शुगर फॉस्फेट बैकबोन। तो इसीलिए ये अभी कंटिन्यूअस दिखाई दे रही है आपको, हालांकि इसका नाइट्रोजनस बेस रिमूव हो चुका है। अब आएगा एपी एंडोन्यूक्लियस। अब चाहे बाई फंक्शनल हो, चाहे आप मोनोफंक्शनल की बात करें, दोनों ही केसेस में वो काम क्या कर रहा है, दोनों ही केसेस में वो क्लीव कर दे रहा है। देखिए किसको क्लीव कर रहा है, ये जो शुगर फॉस्फेट बैकबोन थी इसको काट दिया। किसको, किस जगह शुगर फॉस्फेट बैकबोन को काटा, जहां पे प्रॉब्लमैटिक बेस था, यहां पे ये देखिए ये पोर्शन कट चुका है, ये कंटिन्यूअस नहीं है, ये पोर्शन रिमूव हो चुका है। ऑलरेडी नाइट्रोजनस बेस यहां पे था ही नहीं। अब ये हमारा ये देख रहे हैं, ये क्या है, ये मेरी शुगर है और ये इधर इसका फॉस्फेट लगा हुआ है। तो ये शुगर और इसके साथ एक फॉस्फेट जुड़ा हुआ है, ये अलग से यहां पे रह गया है। तो मैं इसको अगर रिमूव कर दूं, आप इसको आसानी से अब आराम से देख सकते हैं कि ये यहां पे इसको कट किया गया इस जगह पे, दिस प्लेस, ये फॉस्फेट शुगर अलग हो गई है, ये इसका OH ग्रुप है पहले वाला, और यहां पे आपका नाइट्रोजनस बेस नहीं है। ठीक, समझ में आ गया। और ये याद रखिएगा, ये वही शुगर है जो ये वाली शुगर थी, जिसके साथ नाइट्रोजनस बेस लगा हुआ था, ये वही शुगर है पूरी, शुगर फॉस्फेट। अब क्या हो गया, दो तरीके से चल सकता है, आपको पता है, एक शॉर्ट वाला और एक लॉन्ग वाला। तो ये लॉन्ग वाला है, इधर लॉन्ग वाला चल रहा है, इधर शॉर्ट वाला चल रहा है। तो शॉर्ट वाले में पॉलीमरेज बीटा इस्तेमाल होता है, लॉन्ग वाले में पॉलीमरेज डेल्टा, एप्सिलॉन, आरएफसी, पीसीएनए इस्तेमाल होता है। अब देखिए क्या हो रहा होगा, लॉन्ग वाले को पहले समझते हुए चलते हैं। लॉन्ग वाले में क्या हो रहा होगा, इस वाले 3 प्राइम OH का इस्तेमाल करके, दिस 3 प्राइम OH इसका इस्तेमाल करके मेरे जो डीएनए पॉलीमरेज डेल्टा और एप्सिलॉन है वो आरएफसी पीसीएनए की मदद से इस स्ट्रैंड के ऊपर अटैच होंगे और आगे बढ़ना शुरू हो जाएंगे। तो देख पा रहे हैं ये किस तरीके से, इस तरीके से इधर आगे बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। साथ साथ में ये फ्लैप की तरीके से ये उठता जा रहा है, कुछ ऐसे यूं आगे बढ़ रहा है, आगे बढ़ रहा है, आगे बढ़ रहा है, आगे बढ़ रहा है, इस तरीके से फ्लैप के तरीके से उठता जा रहा है। तो देखिए ये पूरा फ्लैप ऊपर उठ गया। नेक्स्ट क्या होगा, फ्लैप एंडोन्यूक्लियस एंजाइम यहां पे आ जाएगा और फ्लैप एंडोन्यूक्लियस एंजाइम यहां से इसको कट मार देगा। अब ये फ्लैप एंडोन्यूक्लियस से कट हुआ, इस वाले स्ट्रैंड का फॉस्फेट ग्रुप यहां पे होगा ही होगा, यहां पे OH है ही, तो फॉस्फेट और OH मिलकर के डीएनए लाइगेज इसको जोड़ेगा और लॉन्ग पैच रिपेयर सिस्टम इस तरीके से काम कर जाएगा। वहीं अगर मैं आपके शॉर्ट पैच रिपेयर सिस्टम के बारे में बात करूं तो शॉर्ट में पॉलीमरेज बीटा आ जाता है यहां पे। अब देखिए पॉलीमरेज बीटा क्या करेगा, यहां पे सिर्फ और सिर्फ उसने एक ही न्यूक्लियोटाइड को ऐड किया है, देख पा रहे हैं। तो यहां पे जो गड़बड़ थी इसको मैं मिटाता हूं फिर से। देखिए यहां पे आपका बेस नहीं था, इसने यहां पे क्या किया, एक करेक्ट न्यूक्लियोटाइड बेस यहां पे ऐड किया। अब अगर न्यूक्लियोटाइड बेस यहां पे ऐड कर दिया है तो इसकी जरूरत नहीं है मुझे कोई, भाई इसकी क्या जरूरत है, इसको रिमूव करना पड़ेगा। तो जो लाइएज एक्टिविटी हम देख रहे थे कि लाइएज एंजाइम वहां पे इस्तेमाल हो रहा था, डीएनए पॉलीमरेज बीटा के पास लाइएज एक्टिविटी भी थी, तो वो क्या करेगा, इस शुगर फॉस्फेट को यहां से काट करके हटा देगा। फॉस्फेट, अब इस वाले रेजिड्यू का जो फॉस्फेट होगा वो यहाँ पे मौजूद होगा, तो फॉस्फेट और OH यहाँ पे देख सकते हैं, ये फॉस्फेट और ये OH आपस में जुड़ करके एक बॉन्ड बना लेंगे, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बन जाएगा। एंजाइम का नाम क्या होगा, डीएनए लाइगेज। ठीक, तो ये बात हमेशा याद रखनी है कि शॉर्ट पैच में पॉलीमरेज बीटा, लॉन्ग पैच में अगर बात करें तो आपके फ्लैप एंडोन्यूक्लियस, पॉलीमरेज डेल्टा, एप्सिलॉन, आरएफसी, पीसीएनए, इनका इस्तेमाल होता है। तो ये हो गया हमारा बेस एक्ससिजन रिपेयर का पूरा कॉन्सेप्ट। तो एक बार ये देख लीजिए,
एंजाइम्स के नाम जरूर पता होने चाहिए। सबसे पहले डीएनए ग्लाइकोसाइलेज आ जाइए, और डीएनए ग्लाइकोसाइलेज के बाद अगर आप बाईफंक्शनल और मोनोफंक्शनल के बारे में एपी एंडोन्यूक्लियस देख लीजिए। एपी एंडोन्यूक्लियस के बाद आप देख लीजिए उसका डाइवर्जन में अगेन आप लॉन्ग पैच शॉर्ट पैच देख लीजिए। लॉन्ग पैच में आपका कौन कौन सा पॉलीमरेज डेल्टा एप्सिलॉन आरएफसी पीसीएनए, उसके बाद शॉर्ट पैच में पॉलीमरेज बीटा और लास्ट में डीएनए लाइगेज। ये पूरी की पूरी कहानी हो गई। आप एल्काइलेशन को इससे ठीक कर सकते हैं, है ना। तो ये कुछ चीजें हैं, इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो बेस एक्सिजन रिपेयर के लिए इंपॉर्टेंट है। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है, इसकी डिटेलिंग पसंद आई है, डायग्राम्स पसंद आए हैं, तो प्लीज इस वीडियो को जरूर लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ भी जरूर शेयर करिएगा। थैंक यू सो मच एंड हैव अ गुड डे।